अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 38 तक। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 19 से लेकर 25 तक और आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 25 से 35 तक हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स के, उनके पास कौन सी सील होती है, उनके पास क्या क्या पावर हैं, उनके पास क्या पेनल्टी है, अगर कोई नहीं आता वो किसी को कास्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये बातें पढ़ेंगे। और फिर 37 से लेकर 38 तक, 36, 37, 38 हम पढ़ेंगे विलेज ऑफिसर्स के बारे में कि विलेज ऑफिसर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 27 के अंदर वो बताता है कि इंक्वायरीज अंडर द एक्ट डीम टू बी जुडिशल प्रोसीडिंग्स, यानी कि इस एक्ट के तहत अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई इंक्वायरी होल्ड करता है, किस चीज़ में इंक्वायरी, सेक्शन 193, सेक्शन 219 और सेक्शन 228 पीपीसी के अंदर। ये क्या है, ये तीनों ऑफेंसेस हैं। 193 क्या है, फॉल्स एविडेंस देना। 219 क्या है, कोई रेवेन्यू कोई भी ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई करप्ट रिपोर्ट तैयार करता है। और 228 है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना जुडिशल प्रोसीडिंग्स हेड कर रहा है किसी भी स्टेज पर और उसको कोई तंग करता है, कोई उसकी सर्विस में अब्यूज़ करता है, उसकी ड्यूटी में अब्यूज़ करता है, तो फिर ये तीनों ऑफेंसेस है और इसकी सज़ाएँ भी पीपीसी के अंदर बताई गई हैं। वो कहता है कि अगर इन तीन ऑफेंसेस में कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई इंक्वायरी हेड करता है तो वो इंक्वायरी ऐसे होगी जैसे वो रेवेन्यू ऑफिसर कोई कोर्ट हो। उस रेवेन्यू ऑफिसर के पास ऐसी ही पावर्स होंगी जैसे कि कोई कोर्ट इन पावर्स को हेड कर रही है। इस बात का मतलब यह है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर इन तीन ऑफेंसेस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है और उसके पास पावर्स होंगी कोर्ट वाली, और इन सब इंक्वायरी को जुडिशल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ये इंक्वायरीज़ की जाएंगी तो फिर ये पहले तो पार्टीज़ को सुना जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा और उनको इसके लिए बुलाया जाएगा, उनको समन भी किया जाएगा, उनको इत्तला भेजी जाएगी, नोटिस किया जाएगा कि आप आएँ और अपनी हमारे सामने पेश हों और फिर उसके अंदर फिर इसकी इंक्वायरी की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 28 के अंदर बताया गया है कि लैंग्वेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स के हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएगी कि किसी सूबे के किसी हिस्से में ऑर्डिनरी यूज़ की लैंग्वेज कौन सी होगी। यह हुकूमत नोटिफिकेशन के अंदर बताएगी कि क्या होगी, उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, पंजाबी होगी, सिंधी होगी, बलोची होगी, सराइकी होगी, पश्तो होगी, जो भी ज़बान होगी जिस सूबे के जिस हिस्से में भी रेवेन्यू ऑफिस में यूज़ की जाएगी वो नोटिफिकेशन के ज़रिए हुकूमत बताएगी। और हुकूमत से मुराद यहाँ सूबाई हुकूमत है। उसके बाद सेक्शन 29 के अंदर बताया गया है कि अगर डिफ़ॉल्टर की अरेस्ट करनी है, डिफ़ॉल्टर कौन होता है डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर एरियाज बाकी होते हैं। अगर उसकी अरेस्ट करनी है तो अरेस्ट वारंट के ज़रिए होगी, यानी कि वो रेवेन्यू ऑफिसर जो उसकी अरेस्ट करने का कॉम्पिटेंट है वो एक वारंट जारी करेगा और फिर उस वारंट के बाद उसकी अरेस्ट की जाएगी। यही बात हम सेक्शन 81 सीआरपीसी के अंदर भी पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। उसके बाद सेक्शन 30 के अंदर बताते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी लैंड, किसी भी प्रेमिसेस के अंदर लैंड रेवेन्यू के मकासद के लिए एंटर हो सकता है। और किस किस मकसद के लिए, अगर उस लैंड की मेजरमेंट करनी है, उसकी पैमाइश करनी है, अगर उसकी डिमार्केशन करनी है, उसके बने वगैरह बनाने हैं, अगर उसकी फिक्सेशन करनी है, उसकी बाउंड्रीज़ बतानी है, अगर उसकी बाउंड्रीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, बाउंड्रीज मार्क्स की इंस्पेक्शन करनी है, किसी सॉइल की क्लासिफिकेशन करनी है या उसकी असेसमेंट करनी है कि किस किस्म की सॉइल है इस लैंड के ऊपर, या इसके रिलेटेड कोई भी और पर्पस है, तो इस पर्पस के लिए वो किसी भी लैंड के ऊपर, चाहे वो हुकूमत की है चाहे वो किसी प्राइवेट बंदे की है, उसके ऊपर एंटर हो सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रोवाइज़ो के अंदर शर्त बताई है कि 7 दिन पहले नोटिस देना होगा, फिर उस लैंड के अंदर दाखिल होना होगा। अगर 7 दिन पहले नोटिस नहीं देते तो फिर ये इरेगुलरिटी में चला जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रोवाइज़ो के अंदर बताते हैं कि जब भी किसी लैंड के ऊपर दाखिल होना है तो उस लैंड के ऊपर जो लोग रहते हैं, पहले तो बता दिया ना कि ह्यूमन डिवेलिंग के लिए है, अगर इंसानी रिहाइश के लिए है तो 7 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद वो बता रहा है कि अगर इंसान रहते हैं, लाजमी बात है, तो फिर उनके सोशल और रिलीजियस प्रेजुडिसेस यानी तासुबात का ख्याल रखना है। सोशल और रिलीजियस प्रेजुडिसेस क्या होंगे, यानी कि अगर कोई यानी कि मज़हबी जगह है, कोई इमारत है, उसके अंदर कोई मस्जिद वगैरह है, कोई लैंड है, उसके अंदर कोई इबादत गाह है, किसी भी मज़हब वालों की कोई इबादत गाह है, कोई भी उनके रिलीजियस चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसका ख्याल रखना है, उनकी बेहुरमती नहीं करनी। उसके बाद अगर कोई सोशल प्रेजुडिसेस ये हैं कि अगर वहाँ पर पर्दा नशीन लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, और वो अपने सोशल कल्चर की वजह से बाहर नहीं आती, पर्दे में रहती हैं,
तो फिर उनको पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप साइड पर हो जाएं, आप विड्रा कर लें, फिर हम आकर अंदर अपना काम करेंगे जो भी होगा। तो इस बात का ये मतलब है। उसके बाद सेक्शन 31 के अंदर बताया गया प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग से मुराद ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो भी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अलावा यानी कि तहसीलदार के अलावा अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कहीं भी अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सब क्लास 1 के अंदर ये बात है। सब क्लास 2 के अंदर ये बात है कि असिस्टेंट कलेक्टर सब ग्रेड 1 यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 तहसीलदार को कहते हैं। तहसीलदार अपनी जुरिस्डिक्शन उस ज़िले के अंदर जिस तहसील के अंदर वो अपॉइंटेड है उसी के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन और उसकी पावर्स महदूद होंगी, वो उसी के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है। बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स अपनी जुरिस्डिक्शन जहाँ पर वो हैं उसके अंदर कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन तहसीलदार जहाँ पर अपॉइंटेड है, एम्प्लॉयड है, सिर्फ वहीं तक अपनी पावर्स को महदूद रखेगा। उसके बाद सेक्शन 32 के अंदर बताते हैं प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडे। वो कहते हैं कि अगर हॉलीडे के दिन यानी कि वो दिन जो हॉलीडे डिक्लेयर्ड है, सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 25 के अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं, वीडियो मौजूद है कि कौन से दिन हॉलीडेज़ होंगे, हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए डिक्लेयर कर देगी। अगर हुकूमत ने एक दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है और उस दिन कोई प्रोसीडिंग हो गई है तो सेक्शन 32 हमें ये बताता है कि सिर्फ इस बात की वजह से वो प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि वो हॉलीडे के दिन डिक्लेयर की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल संडे का दिन हॉलीडे है, अब संडे के दिन अगर कोई रेवेन्यू अफसर कोई भी प्रोसीडिंग हेल्ड करता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये छुट्टी का दिन था तो ये प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा और वो प्रोसीडिंग बिल्कुल वैलिड होगी। उसके बाद सेक्शन 33 के अंदर बताया गया सील से मुराद है मोहर। इसी तरह सेक्शन 26 सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि सील्स कौन सी होंगी। हुकूमत बताएगी कि कौन से सिविल जजेस कौन सी सील इस्तेमाल करेंगे और वो उसके ऊपर क्या होगा बताया गया था। उसके ऊपर चांद बना हुआ होगा, तारा बना हुआ होगा, उस कोर्ट का नाम होगा, उस जज का भी नाम होगा। दो किस्म की मोहरें होती हैं। यहाँ पर भी मोहर का जिक्र किया गया कि हुकूमत बताएगी, सूबाई हुकूमत बताएगी कि कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स मोहर इस्तेमाल करेंगे और किस किस्म की मोहर होगी और उस मोहर के ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी साइज़ क्या होगी जो वो रेवेन्यू ऑफिसर इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें कौन बताएगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी। उसके बाद सेक्शन 34 के अंदर बताया गया है कि कास्ट किसे कहते हैं। ये हम अपनी सिविल CPC वाली सीरीज़ के अंदर सेक्शन 35 और सेक्शन 35A के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कास्ट क्या होती है। तो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अफसर माल कास्ट लगा सकता है और बता सकता है कि कितनी कास्ट होगी। कास्ट एक खर्चा होता है, एक जुर्माना होता है जो किसी भी पार्टी को कोर्ट या कोई भी ऑफिसर, यहाँ पर तो ऑफिसर बताया गया है, वो लगा सकता है। तो कास्ट बता भी सकता है और लगा भी सकता है, इतनी होगी। उसके बाद वो बताता है कि अगर वो कोई कास्ट नहीं लगाता यानी कि कास्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट का मतलब यह है कि अगर कोई कास्ट वो नहीं लगाता तो फिर इसकी रीज़न्स लिखेगा ऑर्डर के अंदर कि मैंने कास्ट क्यों नहीं लगाई। उसके बाद सेक्शन 35 के अंदर उसके बाद सेक्शन 35 के अंदर बताया गया है पेनल्टी क्या होती है। पेनल्टी भी एक जुर्माना होता है। वो क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि नोटिस होगा, समन होगा, ऑर्डर होगा, प्रोक्लेमेशन होगी। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद किसी बंदे को बुलाया जा रहा था कि आप फ़लाँ तारीख़, फ़लाँ जगह, फ़लाँ टाइम पेश हों उस एस्टेट के अंदर जिसके अंदर आप रहते हैं या जिसके अंदर आप कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको अगर बुलाया गया था और वो उस रेवेन्यू ऑफिसर के सामने हाज़िर नहीं हुआ तो फिर वो पेनल्टी का हकदार बन जाएगा, पेनल्टी का ज़िम्मेदार बन जाएगा। उसको वो रेवेन्यू ऑफिसर शैल का वर्ड यूज़ हुआ, पेनल्टी लगाएगा और फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है कि 500 रुपये तक उसको जुर्माना लगा सकता है। अब 100 रुपये लगाए, 200 रुपये लगाए, जितने भी लगाए। पहले 50 रुपीज़ का वर्ड था, चूँकि ये 1967 में बनी गई है, 1967 में रेवेन्यू एक्ट, तो फिर अब अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसके बाद अब 500 फ़ाइन हो गया है, अब 500 रुपये तक का जुर्माना उसको लगाया जा सकता है। उसके बाद जी शुरू हो रहा है चैप्टर 5 विलेज ऑफिसर्स, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अंदर बताया गया है कि विलेज ऑफिसर्स, हम डेफिनेशंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं विलेज ऑफिसर्स कौन होते हैं। विलेज ऑफिसर्स लंबरदार, जिसको इंग्लिश में लंबरदार, उर्दू में नंबरदार कहते हैं, और पटवारी, कानूनगो, हेडमैन, रईस, कोटार, चपड़ासी, पियन, ये सारे कौन होते हैं? ये विलेज ऑफिसर्स होते हैं।
तो सेक्शन 35 के अंदर बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत की सेंक्शन के साथ अप्रूवल के साथ रूल्स बना सकता है जिनके अंदर वो विलेज ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ड्यूटीज़, उनके एमॉल्यूमेंट्स यानी कि उनकी तनख्वाह, रिम्यूनरेशन वगैरह, उनकी सस्पेंशन और उनके रिमूवल के बारे में बताएगी कि कैसे होती है। ये रूल्स के अंदर बताया गया है। हम इसको पढ़ेंगे भी सही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और पेपर में आ चुका है कि विलेज ऑफिसर या लंबरदार की अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होती है, उसकी सस्पेंशन कैसे होती है। ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 37 के अंदर बताया गया है विलेज ऑफिसर सेस रेट्स एंड सेसेस की डेफिनेशन भी थी, हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि सेस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए नोटिफिकेशन देगी कि तमाम सूबे के अंदर या उसके अंदर कुछ एस्टेट्स के ऊपर विलेज ऑफिसर सेस इम्पोज किया जाएगा। और वो कितना होगा, वो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है नेट एसेट्स के ऊपर, यानी कि जो आपका रेवेन्यू आपकी अराजी से आया है उसके ऊपर जो आपके ख़र्चे हुए हैं वो ख़र्चे निकाल कर जो बचता है उसको कहते हैं नेट एसेट्स, उसके ऊपर लगाया जाता है लैंड रेवेन्यू। और उस लैंड रेवेन्यू के ऊपर 5% फिर लगाया जाएगा विलेज ऑफिसर सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20,000 रुपये लैंड रेवेन्यू बन रहा है तो उसके ऊपर 5% निकाला जाएगा और उस 20% में से 5% जो होगा वो विलेज ऑफिसर का होगा, बाकी दे दिया जाएगा हुकूमत को रेवेन्यू में। तो हुकूमत बताएगी कि कहाँ पर होगा और 5% होगा और ये विलेज ऑफिसर की तनख्वाह होती है, उनकी रिम्यूनरेशन होती है। और ये विलेज ऑफिसर सेस उन लोगों को दिया जाएगा, उन विलेज ऑफिसर्स को दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होंगे, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन नहीं होंगे, उनको ये सेस दिया जाएगा, उनको ये तनख्वाह दी जाएगी। उसके बाद सब+2 के अंदर वो बताता है कि इसके लिए भी हुकूमत रूल्स बना सकती है कि विलेज ऑफिसर कलेक्ट कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यानी कि कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज सेस भी, इसके लिए भी हुकूमत रूल्स बना सकती है। उसके बाद सेक्शन 38 के अंदर बताया गया है कि जो अभी हमने सेक्शन 37 के अंदर विलेज ऑफिसर सेस पढ़ा है, तो ये विलेज ऑफिसर सेस किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं हो सकता। डिग्री की एग्जीक्यूशन में अटैच कैसे, इसका मतलब ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई डिग्री आ गई है और उसकी एग्जीक्यूशन होनी है तो उसकी एग्जीक्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं। ऑर्डर 21 CPC डिटेल के अंदर एग्जीक्यूशन के बारे में है, उसके अंदर 103 रूल्स हैं। इंशाल्लाह CPC की सीरीज़ के अंदर उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके पूरे 103 रूल्स पढ़ेंगे। तो उसके अंदर तरीके बताए गए हैं कि कैसे किसी की सैलरी अटैच हो सकती है, कैसे किसी की क्रॉप्स अटैच हो सकती हैं, कैसे किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सारा प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ डिग्री आ गई, विलेज ऑफिसर के ख़िलाफ़ डिग्री आ गई, वो डिग्री जजमेंट डेटर बन गया, उसके ख़िलाफ़ किसी ने डिग्री होल्ड कर लिया, डिग्री होल्डर ने, तो अब उसका ये विलेज ऑफिसर सेस जो है ये उसका अटैच नहीं हो सकता एग्जीक्यूशन में। बाकी और तरीक़ों से उसकी डिग्री की एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है लेकिन उसका ये अटैच नहीं किया जाएगा। उसके बाद सब+2 के अंदर वो बताता है कि ये सेस जो होगा ये ना तो किसी को असाइन किया जा सकता है कि यार मेरी जगह पर आप ले लेना, ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज लगाया जा सकता है और ना ही इस किस्म का कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना दे इसके लिए और उनके अंदर ऑथोराइज़ कर दे, यानी कि रूल्स के ज़रिए ऑथोराइजेशन दे दे, तो फिर ऐसा हो सकता है किसी को असाइन भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज भी लगाया जा सकता है या इस किस्म का कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है। वरना आम हालात में जनरल रूल ये है कि इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर लैंड रेवेन्यू एक्ट की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 38 तक। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आसान हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सबसे पहले रूल्स के अंदर जो नंबरदार की अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन और उसकी सज़ा वगैरह के बारे में बताया गया है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की तरफ जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।